नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्य में पटवारी से आरआई पदोन्नति प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं की जांच अब तेज मोड़ पर पहुंच गई है। बुधवार तड़के एसीबी ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में बड़े पैमाने पर रेड की कार्यवाही की। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई, जिसमें बिलासपुर का चर्चित वाजपेयी कैसल परिसर भी शामिल रहा। तड़के करीब 5 बजे बिलासपुर स्थित वाजपेयी कैसल में सूरजपुर में पदस्थ आरआई अभिषेक सिंह ठाकुर के घर एसीबी टीम पहुंची और पूरे परिसर को घेर कर विस्तृत तलाशी शुरू की। अभिषेक सिंह पहले पटवारी थे और हाल ही में आरआई पदोन्नत हुए हैं। इसी पदोन्नति प्रक्रिया में गड़बड़ी के संदेह को लेकर एजेंसी पहले से ही उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। हालांकि तलाशी कई घंटों से जारी है, लेकिन टीम ने अभी तक जब्ती को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। जांच में डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, पदोन्नति से जुड़े दस्तावेज और आय व्यय संतुलन मुख्य फोकस में है। सूत्रों के अनुसार कुछ महीनों पहले मिली दस्तावेजी जानकारी से पदोन्नति प्रक्रिया में भारी लेन देन का शक और मजबूत हुआ था। उसी सिलसिले में आज की कार्यवाही को अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। इधर रायपुर और सरगुजा में भी कई अधिकारियों के आवासों और कार्यालयों में छापेमारी जारी है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में और भी ठिकानों पर कार्यवाही बढ़ सकती है। चुनाव आयोग द्वारा देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दूसरे चरण की घोषणा के बाद प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे और इन्हीं विवरणों के आधार पर 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। लेकिन एसआईआर को लेकर कई जिलों में भ्रांतियां सामने आ रही हैं। इसी विषय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बिलासपुर में महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने कहा कि 22 साल बाद देश में एसआईआर कराया जा रहा है, जो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए बेहद जरूरी है। इससे सही मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित होगी और फर्जी प्रविष्टियों को हटाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग पहले ही बता चुका है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन पहचान पत्र के रूप में इसे एसआईआर प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं की संभाग स्तरीय बैठकें आयोजित कर रही है ताकि लोगों को सही जानकारी दी जा सके। बिलासपुर में आयोजित बैठक में नगर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव आयोग का ये निर्णय जो है 22 साल बाद ये एसआईआर हो रहा है, गहन जो पुनरीक्षण है मतदाता का, तो स्वाभाविक रूप से जो जहाँ से मतदाता है यहाँ पर उनका नाम तो होना चाहिए, जो नहीं है तो उस पर भी विचार कैसे होगा वहाँ के लोग करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये बहुत आवश्यक है, एसआईआर बहुत आवश्यक है। हमारे सरकार से सांसद जी हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के इस कार्य योजना के प्रभारी की दृष्टि से उनका लगातार प्रवास हो रहा है। सभी संभागों की बैठकें चल रही है, बातचीत हो रहा है विषय विस्तार से कार्यकर्ताओं के बीच, और बातचीत विषय विस्तार से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर चल रहे भाजपा के विशेष अभियान की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जनजातीय नायक बिरसा मुंडा के बलिदान, परंपरा और गौरव को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देवलाल ठाकुर ने बताया कि 15 नवंबर को बिलासपुर में आयोजित जयंती कार्यक्रम में आदिवासी समाज की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं की भव्य प्रस्तुति देखने को मिली। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रदेश के सभी जिलों में जारी है और इसका भव्य समापन 20 नवंबर को अंबिकापुर में होगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जो पूरे अभियान का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए देवलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आदिवासी समाज की सच्ची हितैषी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और वनाधिकार जैसे सभी क्षेत्रों में जनजातीय समाज को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ने कभी किसी प्रकार की गुलामी स्वीकार नहीं की और भाजपा उनकी संस्कृति व धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
व्यवस्था उनके लिए बनी हुई है और निश्चित ही अभी छत्तीसगढ़ में वो समय नहीं है कि आदिवासी वर्ग के साथ कोई इस प्रकार की बातें आए। एक सवाल और ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के हित में कहा है कि उपजातियों तक आरक्षण पहुंचे, तो आदिवासियों की चिंता करने वाली केंद्र सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लागू क्यों नहीं कर रही है? ये निश्चित ही जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज के लोग रहते हैं उनको लाभ मिल रहा है, कहीं पर भी उन लाभ से वंचित नहीं होंगे। और यहाँ तक जो पिछड़ी तौर पर जो एकदम पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनके विकास के लिए तो अलग से कार्यक्रम हमारे देश की भारत सरकार चला रही है, हमारे छत्तीसगढ़ की तो उसको लागू क्यों नहीं कर रही? इसीलिए कहा है नहीं, निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी वंचित नहीं हो पा रहा है। जनजाति समाज का हर व्यक्ति को इनका लाभ मिल रहा है। बात करना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा आदिवासियों में ही धर्मांतरण का मुद्दा क्यों सामने आता है? जी देखिए, मैं आपको फिर पीछे ले जाना चाहता हूं कि हम तो स्वाधीनता के लड़ाई से पहले ही ब्रिटिश जो ईसाई थे यहाँ पर पहुँचे। हमारी लड़ाई क्या थी? बिरसा मुंडा की लड़ाई क्या थी? वीर नारायण सिंह की लड़ाई क्या थी? कि हमारे धर्म, संस्कृति, संस्कार में चोट न पहुँचे। कभी भी आदिवासियों ने, जनजाति वर्ग के लोगों ने गुलामी प्रथा को स्वीकार नहीं किया, ना उसे अंग्रेज गुलाम बना पाए। तो हम अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार की रक्षा के लिए स्वयं तत्पर हैं और भारतीय जनता पार्टी हर धर्म रक्षा संस्कार के साथ खड़ी है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एटीएस ने लंबे और गुप्त जांच के बाद 2 युवकों को आईएसआईएस से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला सामने आने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि एटीएस कई महीनों से इस मामले पर नजर रखे हुए थी। जांच में पता चला कि रायपुर के 2 युवक आईएसआईएस के नेटवर्क से डिजिटल माध्यमों के जरिए जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के मॉडल सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर उन्हें गुमराह कर रहे थे और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये युवक सीधे पाकिस्तान में बैठे लोगों के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे और पूरी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी संगठनों से प्रभावित हुए। एटीएस ने दोनों को यूएपीए की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार आतंकवाद जैसी गतिविधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है और इस मामले में भी बड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच अभी जारी है और किसी भी तरह की भारत विरोधी ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। एटीएस छत्तीसगढ़ को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सफलता मिली है और इस सफलता में ये है कि रायपुर के ही 2 युवा वो आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप के लिए काम करने वाले जो पाकिस्तान के मॉड्यूल थे, उस मॉड्यूल के डायरेक्शन में काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इन्होंने फर्जी आईडी बना रखी थी, इंस्टाग्राम में खुद ही ये प्रभावित थे और अन्य लोगों को पूरी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें इनके पास काफ़ी जानकारी थी। पूरा का पूरा उपयोग सोशल मीडिया का, इंटरनेट का इसी नाम से किया करते थे। ऐसे 2 किशोर पकड़े गए हैं। अंततोगत्वा जब सब कुछ स्पष्ट हो गया कि इनकी गतिविधि इस तरह से है जो देश विरोधी है, तो यूएपीए की धाराओं के साथ प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको पहले पकड़ा गया और फिर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। रायगढ़ जिले के खैरपाली गांव में मंगलवार शाम हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। पड़ोसी युवक भीखम पटेल ने अचानक रथुराम पटेल के घर में घुसकर उन पर उनकी पत्नी फोटोबाई और बेटी खीरबाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में रथुराम और उनकी बेटी खीरबाई की पत्थर से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फोटोबाई गंभीर रूप से घायल हुई। सूचना मिलते ही एसडीओपी प्रभात कुमार पटेल, थाना प्रभारी राजेश जांगड़े, एफएसएल टीम और पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचे और पूरी घटना स्थल की बारीकी से जांच की। जांच में सामने आया कि आरोपी भीखम पटेल रायपुर में काम करता था और कुछ दिनों से गांव में रह रहा था। पड़ोसियों से विवाद करने की उसकी आदत पहले भी सामने आ चुकी थी। मंगलवार को करीब 4:30 बजे उसने अचानक हमला कर घटना को अंजाम दिया। मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।
आरोपी के मेमोरेंडम पर हत्या में प्रयुक्त सीमेंट का पत्थर और उनके खून से सने कपड़े जब्त किए गए। सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद पुलिस आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में खरसिया पुलिस ने घटना का शीघ्र खुलासा कर कार्यवाही पूरी की। खैरपाली ग्राम से कल दिनांक 18 नवंबर 2025 को एक सूचना मिली कि जो ग्राम के बुजुर्ग उसकी पत्नी और बेटी को एक युवक के द्वारा गंभीर चोट कारित किया गया, जिस पर सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी राजेश जांगड़े और उसकी टीम वहां पहुंची और उसके सामने एफएसएल की टीम भी थी। तत्पश्चात वहां पर जांच और आसपास पूछताछ करने पर यह पता चला कि एक 70 वर्षीय युवक है, 70 वर्षीय बुजुर्ग रघुराम पटेल को उसके पड़ोसी 25 वर्षीय बेगम पटेल के द्वारा घर में घुसकर हमला कारित किया गया, जिसमें रघुराम और उसकी बेटी खीरबाई को गंभीर चोट आई और इस पत्थर से चोट कारित करने से उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जो पत्नी फोटो बाई भी गंभीर रूप से घायल है। तत्पश्चात तत्काल तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी के द्वारा जो बेगम पटेल है उसको हिरासत में लिया गया और पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना जुर्म कारित करना कबूल किया गया, जिस पर आज दिनांक को संबंधित न्यायालय में रिमांड पर भेजकर भेजा गया है। भिलाई के सुपेला थाना पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने का लालच देकर 35 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। आरोपी निशा बिजनेस कंसल्टेंसी व यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन के नाम पर निवेशकों को 10 से 15% मासिक मुनाफे का झांसा देते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी और उसके परिजनों से करोड़ों का निवेश कराकर धोखाधड़ी की। शिकायत के बाद पुलिस ने विस्तृत जांच की और पाया कि ठगी की रकम से आरोपी लग्जरी कारों व अन्य सामान खरीद रहे थे। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने करीब 13 लाख रुपए मूल्य की कार को भी जब्त किया। मामले में मुख्य आरोपी स्नेहांशु नामदेव, उनकी पत्नी डॉली नामदेव और निशा मानिकपुरी पहले से ही इसी प्रकार की ठगी के एक अन्य मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है। सुपेला पुलिस ने अब 3 नए आरोपियों चंदन राव, देवेंद्र सहारे और विवान सिंघानिया को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह लंबे समय से भोले भाले निवेशकों को फर्जी योजनाओं में फंसाकर आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था। सुपेला थाने में कल प्रार्थी अविनाश कुमार हैं, इन्होंने एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है कि 3 व्यक्ति जो इनको मिले, इनके परिचित चंदन राव, देवेंद्र कुमार सहारे और विवान सिंघानिया और सूर्यकांत निवलकर, ये तीनों व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग में 10 से 15% प्रति माह का मुनाफा का लालच देकर के लगभग 35 लाख रुपए प्रार्थी अविनाश कुमार से इन्होंने निशा बिजनेस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन में निवेशित करवाया और उसके बदले में उन्होंने लगभग 10% की राशि कमीशन के तौर पे स्वयं वसूली उन कंपनियों से। तगड़ा मुनाफा का इन्होंने लालच दिया था। 5-6 महीने तक प्रार्थी को बिल्कुल पैसे नहीं मिले। तब उसको एहसास हुआ कि उसके साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी की गई है। प्रार्थी ने इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात प्रकरण में जो चंदन राव, देवेंद्र सहारे और विमान सिंघानिया तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में धोखाधड़ी से जो उनको रकम प्राप्त हुआ था उससे खरीदी गई 13 लाख रुपए की एक गाड़ी किया, वो भी जब्त की गई है। उक्त प्रकरण में 3 अन्य नामजद आरोपी हैं जिनका नाम स्नेहांशु नामदेव, डॉली नामदेव और निशा मानिकपुरी है। ये पूर्व में ही शेयर ट्रेडिंग के नाम से धोखाधड़ी के प्रकरण जो सुपेला में पंजीबद्ध है उसमें न्यायिक अभिरक्षा में ये पहले से ही जेल में है। इनकी इस प्रकरण में विधिवत न्यायालय से अनुमति लेकर गिरफ्तारी की जाएगी। सर, अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर अभी तक ये लोग कितने लोगों से इस प्रकार की धोखाधड़ी कर चुके हैं, कुछ जानकारी? अभी तक जो प्राथमिक तौर पे हमारे पास जानकारी है, प्रकरण की विवेचना के दौरान जो जानकारी आई है उसके हिसाब से लगभग 70 से 75 लोग हैं जिनसे ये सभी के सभी लोग मिलकर के एक राय होकर के और शेयर ट्रेडिंग के नाम पे धोखाधड़ी की है और लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास का रकम अभी तक प्राथमिक तौर पे हमें मिला है। और बाकी कितनी रकम की धोखाधड़ी इनके द्वारा की गई है आरोपियों के द्वारा, वो प्रकरण की विवेचना के दौरान ज्ञात होगा।
मोहन नगर पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत नशे के कारोबार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित टैबलेट की तस्करी और बिक्री में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि धमधा नाका मोर्चा पॉइंट पर नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध एक्टिवा सवार युवक को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन टीम ने इसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी की पहचान रवि मटियारा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान एक्टिवा की डिक्की से बड़ी मात्रा में अल्फाजोलम और डाइक्लोफिन जैसी प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बरामद हुई। पूछताछ में रवि मटियारा ने अपने अन्य साथियों के नाम उजागर किए। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए अनिल यादव, मानव सेन, उजाला कुमार और अमित विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से कुल 465 अल्फाजोलम टैबलेट, 232 डाइक्लोफिन टैबलेट, एक एक्टिवा वाहन और मोबाइल फोन समेत लगभग 90,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। मोहन नगर पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन विश्वास के जरिए नशे का अवैध कारोबार करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। धमधा नाका पे 18 तारीख को धमधा नाका के पास वाहनों की चेकिंग मोहन नगर पुलिस द्वारा की जा रही थी। वाहन की चेकिंग के दौरान अचानक एक स्कूटी सवार मोड़ करके स्कूटी को भागने लगा। उसको पकड़ा जा करके जब वाहन की चेकिंग के दौरान उसकी तलाशी ली गई तो उसमें जो मेडिकल नशा में जो उपयोग की जाने वाली गोलियां हैं, जिनका नाम अल्फाजोलम और डाइक्लोफिन है, जो प्रतिबंधित है, विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वो नहीं बेची जा सकती, जिनका उपयोग आमतौर पर आजकल युवा वर्ग नशे के रूप में इस्तेमाल करता है, ये मिली। आरोपी को पकड़ा जाकर के उससे मेमोरेंडम लिया गया, उससे पूछताछ किया गया और पूछताछ पर उसके 4 अन्य सहयोगी आरोपीगण जो प्रतिबंधित जो टैबलेट है जिनका उपयोग और साथ ही जिनका अवैध रूप से बिक्री किया जाता है, इन चारों व्यक्तियों को इस प्रकरण में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम रवि मटियारा जो सिकोला बस्ती दुर्ग का रहने वाला है, अनिल यादव और मानव सेन जो दोनों पचरीपारा दुर्ग के रहने वाले हैं, और उजाला प्रजापति, अमित विश्वकर्मा, ये दोनों के दोनों आरोपी नेवई थाना क्षेत्र के निवासी हैं। सभी को गिरफ्तार किया गया है। इनसे प्रतिबंधित जो भी टैबलेट्स हैं अल्फाजोलम और डाइक्लोफिन, साथ ही घटना में प्रयुक्त स्कूटी और मोबाइल लगभग 90,000 रुपये कीमती जब्त किया गया है और सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुन्नी में आज स्वास्थ्य सुविधाओं का नया अध्याय शुरू हुआ। विधायक प्रबोध मिंज के प्रयासों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने फीता काटकर किया। नए स्वास्थ्य केंद्र के खुलने से कुन्नी सहित लगभग 20 गांव की आबादी को बेहतर और त्वरित इलाज उपलब्ध होगा। पहले यहां केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिससे गंभीर मरीजों को लखनपुर तक ले जाना पड़ता था। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 डॉक्टरों समेत कुल 56 स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे और 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। ये विष्णुदेव साय सरकार में हमारे लुंड्रा के लाडले विधायक आदरणीय प्रबोध भैया के विशेष प्रयास से हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया है, अपग्रेड किया है और निश्चित रूप से हमारे इस पूरे कुन्नी क्षेत्र अरगोती, बिनिया, पटकुरा तक के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था जिसमें प्राथमिक जो उपचार होते थे वो किए जाते हैं और इसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किए हैं। इसका मतलब ये 30 बिस्तर के अस्पताल का यहाँ सेटअप आएगा और 30 बिस्तर के एडमिट करने की व्यवस्था होगी। इसके लिए अलग से भवन स्वीकृत होंगे। 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की इसमें पोस्टिंग होगी, मतलब उनका सेटअप में स्वीकृति है। 7 जो डॉक्टर्स हैं वो सिंपल MBBS डॉक्टर्स होंगे। 15 हमारे स्टाफ नर्सेस रहेंगी, चौकीदार हैं, लैब अटेंडेंट है। ऐसा कुल मिला के 57 पदों का इसमें डॉक्टरों स्टाफ का इसमें भरपूर स्वीकृति मिली है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूप में 30 बिस्तर का जब अस्पताल रहेगा और साथ में एम्बुलेंस रहेंगे यहाँ, तो इतना बड़ा स्टाफ रहेगा, डॉक्टर्स रहेंगे, तो पूरे क्षेत्र को कुन्नी जो क्षेत्र है जो हमारे लखनपुर के ऊपर डिपेंड करते थे, उन सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं मिलेगी। चाहे डिलीवरी का हो, चाहे कोई बीमारी का हो, तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी पोस्टिंग होगी। तो सभी प्रकार के
रोगों का यहाँ इलाज हो पाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी की शुरुआत कर दी है। स्कूल शिक्षा एवं ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के कोडातराई पहुंचे, जहां उन्होंने धान उपार्जन केंद्र में पूजन अर्चना कर खरीदी सीजन की शुरुआत की। मंत्री यादव ने बताया कि प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रायगढ़ में धान खरीदी 31 जनवरी 2026 तक चलेगी, जहां 105 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान बेच सकेंगे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तूहर टोकन ऐप, 24 चेकपोस्ट और डिजिटल वेरिफिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाया गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। संस्कृति को मानने वाले मां अन्नपूर्णा के पूजा के छत्तीसगढ़ के वासी और धान जो है अन्नपूर्णा माता का प्रतीक है, तो उसकी खरीदी किसान भी जब कोठार से अपने घर लाता है तो पूजा करके लाता है। वही जब सरकार धान खरीद रही सोसाइटी के माध्यम से, तो हम भी विधिवत पूजा अर्चन करने के बाद ही उनका खरीदी करें। तो आज हम लोग ये पूजा अर्चन करके उत्तर प्रदेश में शुभारंभ आज हो रहा है। बोगस खरीदी ना हो, इसके लिए किस तरह से सरकार प्रयास कर रही है? बोगस खरीदी के लिए सबसे पहले किसानों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज हमारे 18 क्विंटल 15 क्विंटल से धान नहीं होता, उसी के स्थान पे 25 क्विंटल तक भी धान होता है। लेकिन हम जो सुविधा सरकार हमारे लिए दिया है उसका दुरुपयोग अन्य राज्य के लोगों को न दे, हम अपने ही धान को ही बेचे जो हम उत्पादन किए, जितना उत्पादित हुआ है, जितना धान हुआ है, दाना दाना सरकार धान लेगी, लेकिन बेवजह आप दूसरे राज्य से दूसरे राज्य से ऐसा कोई किसान न करे जिससे कुछ लोगों का पूरा किसान बदनाम होता है, सोसाइटी बदनाम होती है, अनावश्यक कार्रवाई करनी पड़ती है। तो हम तो पहले किसानों से आग्रह करेंगे, आपका जितना धान है आप बेचिए, क्योंकि सरकार का लिमिट है 21 क्विंटल लेने का, तो धान तो सब करेंगे। पोर्टल पंजीयन में कई किसान छूट गए हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जा रही है कि दिक्कतें ना हो? देखिए, पोर्टल चूँकि हम लोग जानते हैं आजकल डीबीटी का सिस्टम चल रहा है, डीबीटी में अनिवार्य है जब कंप्यूटराइज तो धान खरीदी केंद्र है तो बेचने का भी पंजीयन कंप्यूटराइज होना चाहिए। इसलिए पोर्टल में ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिससे लोगों को टोकन के लिए कोई दिक्कत ना हो, आने जाने में दिक्कत ना हो, उसके लिए पद्धति अपनाई गई है। जिनका छूटा है, ऐसा नहीं है कि जिसे पोर्टल में नाम छूट गया तो धन नहीं होगा, जिनका छूटा है उनका यहाँ सोसाइटी में आएंगे उनका नाम हो जाएगा। फसल अच्छी हुई है, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी होगी इस साल प्रदेश में? हाँ, अभी तो हम लोगों ऐसा अनुमानित है लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी होगा। धान खरीदी से पहले जो है कई जगह बोगस धान पकड़ाया है, तो क्या लगता है कि डंप हो गया है धान, अवैध धान? ये चिंता जो हमने कही है, लोग सबको मालूम है, चाहे कितना भी अच्छा धान हो, 25 क्विंटल 21 क्विंटल बहुत कम किसानों का होता है, ज़्यादातर किसानों का 18 क्विंटल 15 क्विंटल ये धान होता है। तो कुछ लोग उसमें अपना फायदे के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, सरकार इसमें लड़ रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।